प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अभिनंदन। मेरे द्वारा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना संस्कृत की बीए पार्ट फर्स्ट की आपके सामने पहले प्रस्तुत की गई थी। अब प्रस्तुत है बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का ही द्वितीय प्रश्न पत्र। तो इस द्वितीय प्रश्न पत्र को हम समझ लेते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय संस्कृति के तत्व, पद्य साहित्य, अनुवाद एवं व्याकरण। 100 अंकों का होगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक 36 अंक हमें चाहिए होंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप अपनी मेहनत से इससे कई ज़्यादा अंक अर्जित करेंगे। अंक अर्जित करने के लिए हमें सबसे पहले पाठ्यक्रम को जानना और समझना आवश्यक होता है। तो द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम देखते हैं। हमें 5 इकाइयों के अंतर्गत किन किन बिंदुओं का अध्ययन करना होगा। पहली इकाई का नाम है भारतीय संस्कृति के तत्व। आपको पता है भारतीय संस्कृति अजर और अमर हम मानते आए हैं, सनातन संस्कृति। इसका हमें अध्ययन करना है वैदिक काल से लेकर 7वीं शताब्दी तक। इस भारतीय संस्कृति के अंतर्गत हम भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि और विशेषताएं जानने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ संस्कृति क्या है, सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या होता है, संस्कृति का मानव के साथ क्या संबंध हुआ करता है, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, इन सभी को जानने का प्रयास इसका पहले बिंदु के अंतर्गत करेंगे। दूसरे बिंदु के अंतर्गत इस कालखंड में हमारी धार्मिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति क्या थी, इसको भी जानने का प्रयास किया जाएगा। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत वर्ण, आश्रम और संस्कार ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। वर्ण जो 4 वर्ण हैं, तो उसमें वर्ण शब्द का अर्थ क्या है, वर्ण व्यवस्था के मूल में क्या सिद्धांत हैं, चारों वर्णों का विकास कैसे हुआ, चारों वर्णों का परिचय जानेंगे, चारों वर्णों के जो कर्तव्य हैं, सामान्य कर्तव्य और विशेष कर्तव्य, उनको जानने का प्रयास करेंगे। वर्ण वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर है 4 आश्रम। जीवन को 100 वर्ष निर्धारित करते हुए भारतीय संस्कृति में आश्रम की व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो आश्रम का क्या अर्थ है, आश्रम व्यवस्था का आधार क्या है, आश्रम व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, इन चारों आश्रमों का परिचय इत्यादि इस बिंदु के अंतर्गत हम समझेंगे। इस पहली इकाई में जो घ बिंदु है, इसके अंतर्गत त्रिविध रण एवं पंच महायज्ञ हैं। त्रिविध रणों के अंतर्गत हम देवरण, ऋषि रण, पितृरण, इनको जानने का प्रयास करेंगे। और रणों के उपरांत हम पंच महायज्ञों को जानने का भी प्रयास करेंगे। पितृरण, ऋषिरण, देवरण और इसके बाद है यज्ञ। तो यज्ञों में पंच महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूत यज्ञ और नृयज्ञ। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है संस्कार। जो हमारे 16 संस्कार हुआ करते हैं,
उन संस्कारों को भी हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारा जीवन संस्कारों में आबद्ध है। तो संस्कारों का क्या अर्थ है, महत्व है, उसका स्वरूप क्या है, विवरण क्या है, ये सब इसके अंतर्गत जानने को मिलेगा। 15वां संस्कार विवाह है, तो विवाह के भेद भी हमें जानने हैं। 8 प्रकार के भेद हुआ करते थे, उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। त्रिविध रण और पंच महायज्ञ हो गए। फिर है शिक्षा। शिक्षा के अंतर्गत उस कालखंड में कौन कौन से विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, शिक्षा का स्वरूप था, सीखने की क्या प्रक्रिया हुआ करती थी, क्या गुरु और शिष्य से अपेक्षा रहती थी, ये सब जानेंगे हम। और फिर अंत में भारतीय संस्कृति का मानव कल्याण में योगदान। दूसरी इकाई है पद्य साहित्य। इसके अंतर्गत भारतीय संस्कृति को ही, जो कालिदास के द्वारा रघुवंश महाकाव्य में निबद्ध की गई है, उसका अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, कवि कुलगुरु कालिदास का सुप्रसिद्ध महाकाव्य है रघुवंशम। 19 सर्गों का महाकाव्य है, जिसमें राजा दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक के 29 राजाओं का वर्णन किया गया है। कुल 19 सर्गों में यह महाकाव्य निबद्ध है। इस महाकाव्य का पहला सर्ग, दूसरा सर्ग, 5वां सर्ग और 13वां सर्ग ये विशेष प्रसिद्ध रहे हैं और अलग अलग विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में इनको स्थान मिलता है। तो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में रघुवंशम के 2य सर्ग को स्थान मिला है। इसमें राजा दिलीप की नंदिनी गौ की जो सेवा की गई थी और उस सेवा के फलस्वरूप जो पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला था, उसका वर्णन इसमें मिलेगा। इसके कुछ पद्यों का अध्ययन आप छोटी कक्षाओं में भी कर चुके हैं, तो ये बहुत सहज रहेगा आपके लिए। तीसरी इकाई अनुवाद है। अनुवाद में हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना होगा। हिंदी के वाक्य या गद्यांश आएंगे आपके सामने और उनका हम संस्कृत में अनुवाद भी सीखेंगे। इसके अलावा कुछ अपठित गद्य खंड आएंगे संस्कृत में, तो उनका अर्थबोध जानना भी होगा। उससे संबंधित कुछ प्रश्न होंगे, उनको हल करना भी सीखेंगे। चौथी इकाई व्याकरण। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य का व्याकरण अपने आप में वैसे चुनौती है, लेकिन बहुत सरस और सुगठित व्याकरण है। बुद्ध से पूर्व पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी के द्वारा संस्कृत की बहती गंगा को, संस्कृत के बहते प्रवाह को नियंत्रित किया गया था व्याकरण के द्वारा। यद्यपि पाणिनि से पूर्व भी बहुत वैयाकरण हुए हैं जिनका उल्लेख अष्टाध्यायी में मिलता है, लेकिन पाणिनि जैसे वैयाकरण दुर्लभ हैं पूरे विश्व में। 17वीं शताब्दी में इसी अष्टाध्यायी पर प्रक्रिया क्रम का पालन करते हुए महाराष्ट्रीय ब्राह्मण और काशी निवासी भट्टोजी दीक्षित द्वारा सिद्धांत कौमुदी की रचना की गई थी। लेकिन इन्हीं के शिष्य वरदराज ने सिद्धांत कौमुदी के अध्ययन में विद्यार्थियों की असमर्थता को देखते हुए पहले मध्य सिद्धांत कौमुदी और बाद में लघु सिद्धांत कौमुदी, 2 ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी को संक्षिप्त करके लिखे थे। सिद्धांत कौमुदी में जहाँ पाणिनि की अष्टाध्यायी के समस्त सूत्र हैं,
3965 सूत्र व्याख्यान मिलेगा। वहीं मध्य सिद्धांत कौमुदी में 2315 सूत्र और लघु सिद्धांत कौमुदी में मात्र 1276 सूत्रों का गुंफन किया गया है। केवल इन 1276 सूत्रों के द्वारा ही हम संस्कृत व्याकरण को बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। लेकिन हमें इन 1276 सूत्रों का अध्ययन नहीं करना है। हमें केवल लघु सिद्धांत कौमुदी का जो एक तो संज्ञा प्रकरण है, इसके अलावा अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि के प्रकरण को सीखना होगा। तो अनुमान से 50 से 75 सूत्र हमें सीखने होंगे। अब आगे बढ़ते हैं 5वीं और अंतिम इकाई, जिसमें शब्द रूप और धातु रूप निर्धारित हैं। शब्द रूपों में राम, सर्व, हरि, सखी, पति, गुरु, पितृ, मातृ, दात्री, गो, रमा, मति, नदी, स्त्री, धेनु, वधु, ज्ञान, वारी, जगत, नामन, आत्मन, युवन, राजन, विद्वस, वाच, दिश, तद, एतद, किम, अस्मद, युष्मद, इदम, अदस और 1 से शतम तक के संख्यावाची शब्द सीखने होंगे। और निर्धारित शब्दों में से 2 अजंत और 2 हलंत शब्दों का रूप प्रश्न पत्र में आएगा, वो हमें लिखना होगा। धातु रूप, धातुओं के अंतर्गत 2 पार्ट हैं। एक तो भू और एद धातु के 10 लकारों में रूप सीखने होंगे। आप चौंक गए होंगे कहीं विद्यार्थी के लकार तो 10 हमने सुने ही नहीं, हमने तो 5 ही लकार सुन रखे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, 5 लकार हम सुनते आए हैं, करते आए हैं, लेकिन वास्तव में लकारों की संख्या 10 हैं और मात्र भू और एद धातु के ही 10 लकारों के रूप हमें सीखने होंगे। इसके अलावा ये जो पट, पठ, पच, गम, दृश्य, शेव, अद, दुह, हन, दा, दिव, तुद, रुद, तन, ज्ञा, चुर, इन धातुओं के इन धातुओं के 5 लकार लट लोट, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग एवं लिट लकार के रूप प्रष्टव्य होंगे। तो इन निर्धारित धातुओं में से भू और एद के 10 लकारों में रूप ज्ञान अपेक्षित होंगे और अन्य निर्धारित धातुओं के जो 5 लकार हैं वही हमें तैयार करने होंगे। तो पाठ्यक्रम बहुत सरल है और हम इसे आसानी से कर सकते हैं। आपको पाठ्यक्रम व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा गया है, उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। तो अस्तु, इस पाठ्यक्रम के विभिन्न बिंदुओं को पूरा करने के लिए हम फिर से शीघ्र मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का अभिनंदन। पुनर्मिलाम। नमो नमः।